फिर हमें एक अननोन जगह का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की किसी हेजू नाम की लड़की से पूछ रही थी कि क्या तुम्हें पता है कि अगले दिन मॉडल के साथ एक मीटिंग है। हेजू ने हाँ में जवाब देते हुए पूछा कि लेकिन वो कौन है। सामने से उस लड़की ने बताया कि वो एक राइजिंग स्टार कांग वुजीन है। ये सुन हेजू ने चौंकते हुए पूछा कि कांग वुजीन, ये देख उस लड़की ने पूछा कि क्या कोई दिक्कत की बात है। हेजू ने बताया कि नहीं, वो तो बस वो यूनिवर्सिटी के वक्त मेरा क्लासमेट हुआ करता था। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। ये वही हैमबर्गर की कंपनी का ऑफिस होता है। चोई के साथ बैठा वुजीन मन ही मन बोल रहा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ एक मॉडल के तौर पे आऊंगा। यहाँ का बर्गर काफी डिलीशियस है। जिंदगी वाकई में अनप्रेडिक्टेबल है। वहीं उनके कमरे के बाहर खड़ी कुछ लड़कियां भी वुजीन को देख उसके लुक्स की तारीफ कर रही थीं। ये देख वुजीन ने सोचा कि मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि मैं कितना ज्यादा पॉपुलर हो गया हूँ। चोई ने भी उसे कहा कि तुम्हें मीटिंग के बाद कुछ ऑटोग्राफ साइन करने चाहिए। तभी एक लेडी ने दरवाजा खोल अंदर आते हुए चोई और वुजीन को ग्रीट किया। वुजीन ने भी उसे ग्रीट किया। उस लेडी के साथ खड़ी हेजू वुजीन को ही घूरे जा रही थी। ये देख वुजीन सोचने लगा कि ये मुझे ऐसे क्यों देखे जा रही है। तभी हेजू ने उससे पूछा कि मिस्टर वुजीन, क्या तुम्हें मैं याद हूँ। ये सुन वुजीन सोचने लगा कि भला ये कौन है। तभी हेजू ने उसे बताया कि हम यूनिवर्सिटी में सेम डिपार्टमेंट में हुआ करते थे। ये सुन वुजीन चौंक गया। वो परेशान होकर सोचने लगा कि क्या ये मेरे डिपार्टमेंट में ही हुआ करती थी। अच्छा हुआ कि मैंने अभी अपने असली बिहेवियर को दिखाने से रोक लिया। लेकिन आखिर ये लड़की है कौन। मुझे ये वाकई में याद नहीं है। कॉलेज में तो मैं काफी हद तक अकेला ही रहा करता था। कोई भी मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। और डिजाइन डिपार्टमेंट में तो लड़कियों का नंबर लड़कों से 2 गुना हुआ करता था। तो फिर इसे मैं याद कैसे हूँ। क्या होगा अगर इसने मेरी कॉलेज लाइफ डिटेल में रिवील कर दी तो। मैंने तो कॉलेज में कुछ भी गलत नहीं किया था, राइट। मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। उसका ऐसा रिएक्शन देख हेजू ने थोड़ा नाराज होकर पूछा कि क्या तुम्हें वाकई में याद नहीं है। वुजीन सोचने लगा कि ये थोड़ा ऑकवर्ड है। एक दूसरे को जानने का प्रिटेंड करना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। इतना सोच उसने माफी मांगते हुए बताया कि मुझे याद नहीं है। ये सुन हेजू ने थोड़ा एम्बैरेस होते हुए कहा कि मैं समझ सकती हूँ, उस बात को काफी लंबा वक्त हो चुका है। वहीं उसके पास खड़ी वो लेडी हंसते हुए बोलने लगी कि अगर मिस्टर वुजीन को याद नहीं तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम लोग कंप्लीट स्ट्रेंजर्स हो। ये सुन हेजू उस पर भड़क गई। वुजीन ने भी उससे माफी मांगी। उस लेडी ने हंसते हुए कहा कि मिस्टर वुजीन, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है कि हमारी हेजू की ही प्रेजेंस थोड़ी वीक रही होगी। ये सुन हेजू उसे चुप होने को बोलने लगी। वहीं चोई उन्हें देख सोच रहा था कि जैसे जैसे वुजीन की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे वो अपने पहचान के बंदों से मिलने लगा है। इसके ऐसे सीरियस और यूनिक बिहेवियर से तो ये पक्का काफी स्टैंड आउट करता होगा और उसके रूमर्स फैलते होंगे। वहीं वुजीन परेशान होकर सोच रहा था कि मुझे इसे जल्दी समेटना होगा। अब मैं क्या करूं। चलो जल्दी से एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करता हूं। तभी सामने से उस लेडी ने पूछा कि अगर हेजू तुम्हारी फील्ड से है तो इसका मतलब कि तुम भी डिजाइन में थे, राइट। उसके पास बैठा बंदा उसकी बात से अग्री करते हुए बोलने लगा कि ये बात सरप्राइजिंग है कि एक एक्टर डिजाइन डिपार्टमेंट से है। हेजू, वुजीन कॉलेज में भी पॉपुलर रहा होगा, राइट। ये सुन वुजीन ने परेशान होते हुए बताया कि नहीं, मैं बस हवा की तरह ही था। उसकी बात सुन वो लेडी बोलने लगी कि ये सच नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए तो लड़कियां लाइन लगाती होंगी। ये सुन वुजीन ने अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए सोचा कि घंटा ऐसा कुछ नहीं था। इतना सोच उसने बताया कि ज्यादातर लड़के ही हुआ करते थे। हेजू ने भी कहा कि मुझे भी अच्छे से याद नहीं है, मैं बस डिजाइन में अच्छी थी। मैंने कुछ कॉम्पिटिशन्स भी जीती थी। उसके पास खड़ी लेडी ने पूछा कि तो क्या तुम एक एलीट थी। वहीं वुजीन ने हेजू को देख सोचा कि क्या ये नाराज है। ये थोड़ी इंडिफरेंट लग रही है, लेकिन यही उसके लिए अच्छा है। फिर उसने कहा कि तो चलो अब एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सामने से उस लेडी ने भी कहा कि चलो सबसे पहले मैं तुम्हें कंसेप्ट दिखा देती हूँ। वहीं चोई फुसफुसाते हुए वुजीन से बोल रहा था कि तुम वाकई में अमेजिंग हो। तुमने सिर्फ एक्टिंग पे फोकस ना करते हुए डिजाइन में भी सक्सीड किया। क्या तुम उसमें भी टैलेंटेड हो। क्या तुम्हारे पास 2 दिमाग है। टैलेंट की बात सुन वुजीन ने मन ही मन कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं है। मैंने बस सरवाइव करने के लिए अपनी घिसकर मेहनत की थी, लेकिन मैं ऐसा जवाब तो नहीं दे सकता। इतना सोच उसने बताया कि मैंने बस कड़ी मेहनत की थी क्योंकि मुझे उसकी जरूरत थी। इतना बोल वो परेशान होकर सोचने लगा कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो क्या इन लोगों को अजीब नहीं लगेगा। वहीं चोई उसका जवाब सुन इंप्रेस होकर सोच रहा था कि क्या इसने डिजाइन एक्टिंग में मदद के लिए की थी, जैसे कि कुछ क्रिएटिविटी या आउट ऑफ द बॉक्स जैसा। तभी वो लेडी उन्हें बताने लगी कि ये बर्गर श्रिम्प बर्गर लाइन का हिस्सा है और मैं एक नए प्रोडक्ट को इंक्लूड करने का भी प्लान कर रही हूँ। इसके कॉन्सेप्ट में हमें बस अच्छे से असिस्टेंट पार्क की वाइब कैप्चर करनी है। हम 1 मिनट 30 सेकंड और 15 सेकंड के वर्जन्स बनाएंगे और उन्हें टीवी और यूट्यूब को मिलाकर वेरियस वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर प्लेस किया जाएगा। हम अभी के लिए एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के साथ प्रोसीड करेंगे और प्रोडक्ट सेल्स के आधार पर उसका एक्सटेंशन डिसाइड करेंगे। ये सुन वुजीन ने सोचा कि ये चॉई के कहे मुताबिक ही है। उस लेडी ने आगे बताया कि हम वुजीन के स्केड्यूल के हिसाब से फिल्मिंग का दिन कोऑर्डिनेट करेंगे और शूटिंग एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। अगला है तुम्हारी अपीयरेंस फीस। ये देख वुजीन की आंखें चौंधी आ गईं। वो सोचने लगा कि मेरी आंखों के सामने मिलियंस वॉन है। एडवर्टाइजमेंट वाकई में अमेजिंग होती है। ये लोग इतना सारा पैसा बस एक शॉट के लिए दे रहे हैं। उस लेडी ने आगे पूछा कि क्या तुम्हारे कोई और ओपिनियंस है।
वुजीन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए ना में जवाब देकर बताया कि हम इस एग्रीमेंट के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। ये सुन उस लेडी ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ काम करके खुशी होगी वुजीन। वुजीन ने भी खड़े होकर कहा कि मैं अपना बेस्ट करूंगा, अब हम फिल्मिंग के दिन मिलेंगे। इतना बोल वुजीन और चोई वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद पीछे से वो बंदा बोलने लगा कि वुजीन की प्रेजेंस वाकई में इंप्रेसिव है। उस लेडी ने भी कहा कि वो थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली काइंड था। उसकी आवाज भी अच्छी थी। वहीं उनके पास बैठी हेजू सोचने लगी कि मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई ऐसी वाइब थी। तभी उस लेडी ने हेजू से कहा कि हमें भी कुछ स्टोरीज बताओ, क्या तुम वुजीन से क्लोज थी? उसे तुम याद क्यों नहीं हो? हेजू ने कॉलेज के दिनों के वुजीन को याद कर बताया कि हम उतने भी क्लोज नहीं थे। हालांकि डिपार्टमेंट में शुरुआत में काफी सारी लड़कियां हुआ करती थी, उनमें से आधी वुजीन में इंटरेस्टेड थी, इसलिए वो थोड़ा पॉपुलर तो था। ये सुन उस लेडी ने पूछा कि क्या वाकई में? तो क्या वुजीन को पता नहीं था कि वो इतना पॉपुलर है? हेजू ने कहा कि हाँ ऐसा ही कुछ, लेकिन वो इतना सीरियस भी नहीं था, वो बस शांत था, और मैंने कभी सुना भी नहीं था कि वो एक्टिंग में है। उस लेडी ने कहा कि एक्टिंग पर्सनल है, इसलिए शायद उसने कॉलेज में ऐसा प्रिटेंड किया हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। हेजू भी ये सुन सोच में पड़ गई। वहीं वुजीन गाड़ी में बैठा वापस जा रहा होता है। वो परेशान होकर मन ही मन बोल रहा था कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरा सामना किसी कॉलेज के क्लासमेट से हो जाएगा। ये ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए मैं केयरफुल रह सकूं। मैं हर चीज तो अवॉइड नहीं कर सकता, इसीलिए क्या मुझे कुछ लाइंस तैयार करके रखनी चाहिए। तभी चोई ने उसे आवाज लगाई। उसने अपना फोन दिखाते हुए बताया कि स्पोर्ट्स डे का मेन एपिसोड अभी आया है, क्या तुम उसे देखना चाहते हो? आधे से भी ज्यादा कमेंट्स तुम्हारे बारे में ही हैं। ये देख वुजीन इंप्रेस होकर सोचने लगा कि क्या ये वाकई में वायरल हो गया है। क्या शूटिंग के दिन कुछ बड़ा हुआ था? मुझे नहीं लगता कि मेरा स्क्रीन टाइम उतना भी ज्यादा था। चोई ने उसे बताया कि तुम्हारा अजीब बिहेवियर वाकई में कॉमेडिक पॉइंट पे हिट कर गया। बाकी को तुम कोल्ड और शार्प लगते हो, लेकिन किसी तरह तुम थोड़े क्लमजी भी लगते हो। जरा इन कमेंट्स को देखो। ये सुन वुजीन ने एक कमेंट पढ़ी जिसमें कोई बंदा हंसते हुए वुजीन को गोल्डन रिट्रीवर से कंपेयर कर रहा था। वुजीन ने ये देख सोचा कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर इन्हें अच्छा लग रहा है तो आई गेस ऐसा ही होगा। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा लकी हूँ, लेकिन थंबनेल में मेरा नाम क्यों नहीं है? उन्होंने बस मेरा बड़ा सा चेहरा लगा दिया है। इतना सोच उसने चोई से पूछा कि मेरा चेहरा ही सबसे बड़ा क्यों है? चोई भी उसका मजाक उड़ाते हुए बोलने लगा कि क्योंकि तुम्हारा सिर बड़ा है। मैं बस मजाक कर रहा हूँ, पहले एपिसोड में तुम ही मेन फोकस हो, इसलिए तुम्हारा चेहरा सबसे बड़ा है। क्या तुम इसे देखना चाहते हो? वुजीन भी फोन लेकर वो वीडियो देखने लगा। वीडियो देख वो समझ गया कि क्लमजी वाइब कैसी है। एडिटिंग भी उसे हाईलाइट कर रही थी। वुजीन ने सोचा कि तो वो लोग ऐसे एक वैरायटी शो का कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। ये काफी मजेदार था। डायरेक्टर बियोंग वाकई में वैरायटी शोज के मास्टर हैं। अगर मुझे ये इतना मजेदार लग रहा है तो ऑडियंस को तो इसमें कितना ही मजा आ रहा होगा। फिर चोई ने उसे आगे बताया कि चूंकि ये तुम्हारा खुद के तौर पे पहला अपीयरेंस है, इसलिए अभी मीडिया क्रेजी हो जा रहा है। ये सुन वुजीन ने अपना फोन उठाते हुए सोचा कि तो मुझे उसे भी चेक करना चाहिए। क्या मैं कम्युनिटी पे भी नजर मार लूं? इतना सोच वो मोबाइल पे चेक करने लगा। उसने देखा कि हर जगह केओस ही था। फिर उसने सोचा कि अभी के लिए मुझे इसके बारे में वरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं इसे बस इग्नोर करूंगा। तभी चोई का फोन बजने लगा। ये डायरेक्टर बियोंग का कॉल होता है। उसके फोन उठाने पर सामने से बियोंग ने पूछा कि तुमने स्पोर्ट्स डे हारियांग का पहला एपिसोड तो देख ही लिया होगा, राइट? चोई ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि वो वाकई में वायरल हो रहा है। वुजीन का कैरेक्टर इतने अच्छे से कैप्चर करने के लिए आपका शुक्रिया। सामने से बियोंग बोलने लगा कि ये सब वुजीन का ही किया हुआ है, उसने काफी अच्छा काम किया। वैसे मैं तुमसे और वुजीन से अच्छे से मिलना चाहता हूँ, लेकिन इस बार स्पोर्ट्स डे के डायरेक्टर के तौर पे नहीं, बल्कि HTBS वैरायटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के तौर पे। ये सुन चोई ने पूछा कि क्या आप एक नया वैरायटी शो प्लान कर रहे हैं? बियोंग ने मुस्कुराते हुए उसे हाँ में जवाब देकर बताया कि मैं सोच रहा था कि इस नए वैरायटी शो में वुजीन परफेक्ट फिट रहेगा। मैं तुम लोगों से मिलकर इस बारे में डिटेल्स डिस्कस करना चाहता हूँ। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? चोई ने सोचा कि अगर वुजीन वैरायटी इंडस्ट्री में इतना आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो उसे जल्द ही जिंदा चबा लिया जाएगा। इतना सोच उसने बियोंग को हाँ में जवाब देते हुए कहा कि जरा मुझे वुजीन का स्केड्यूल चेक कर लेने दीजिए। ये सुन बियोंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि तो इसके साथ ही ये भी चेक कर लेना कि क्या वुजीन का साल के दूसरे हिस्से में कोई स्केड्यूल फिक्स है। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। चोई एक दरवाजे के सामने खड़े वुजीन से अंदर जाने को बोल रहा था। वुजीन ने भी उसे हाँ में जवाब दिया, लेकिन मन ही मन वो परेशान होते हुए सोच रहा था कि मैं पहले ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन तो गया हुआ हूँ, लेकिन एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में ये मेरा पहली बार है, इसलिए मैं नर्वस हूँ। अभी के लिए मुझे शांत रहना होगा। इतना सोच वो कमरे के अंदर चला गया। अंदर बैठे बियोंग ने वुजीन को ग्रीट किया। वुजीन ने भी उसे ग्रीट किया। फिर वो वहां रखा कैमरा देख सोचने लगा कि ये किस लिए है। ये देख बियोंग ने उसे बताया कि तुम्हें प्रेशर फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम अग्री करो तो मैं इसका इस्तेमाल फोटोज लेने के लिए करूंगा, लेकिन अगर तुम ना चाहो तो मैं उसे यूज नहीं करूंगा। फिर उसने वुजीन की ओर एक कागज बढ़ाते हुए बताया कि ये नए एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट का प्रपोजल है। इसको हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन ये अभी भी एक ड्राफ्ट है। इसकी शूटिंग साल के दूसरे हिस्से में एक्सपेक्टेड है और ये मेरे किए हुए बेस्ट एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स में से एक है। क्या तुम अभी के लिए इसे ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहोगे? वुजीन ने भी हाँ में जवाब देते हुए वो कागज ले लिया। बियोंग ने उसे आगे बताया कि तुम देख ही सकते हो कि मेन स्टेज विदेश में है,
एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जैसे कि यूरोप में से कोई, फिर जापान, और साथ ही मैं या तो कोरिया या कोई और कंट्री को भी लास्ट लोकेशन के तौर पे कंसिडर कर रहा हूँ। ये सुन वुजीन सोचने लगा कि ये तो एक काफी बड़ा एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट है। ब्योंग ने उसे आगे बताया कि हम वहाँ रेस्टोरेंट्स ओपन करके फॉरेनर्स को कोरियन खाना बेचेंगे। हमारा गोल है हंसी और मीनिंग दोनों को ही एक साथ कैप्चर करना। इससे कोरिया भी प्रमोट होगा और फॉरेनर्स का कल्चर और रिएक्शंस भी इंक्लूड होगा। इसलिए ये बेस्ट रहेगा अगर एक या दो पार्टिसिपेंट्स फॉरेन लैंग्वेज बोल पाए। मुझे उम्मीद है कि उनमें से एक पर्सन तुम बन सको वुजीन। इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है? उसकी बातें सुन वुजीन भौचक्का हो चुका था। वो ब्योंग के खुद को कास्ट करने की बात से काफी खुश था, लेकिन उसने हमेशा की ही तरह अपने एक्सप्रेशंस चेहरे पर नहीं आने दिए। ब्योंग भी उसका रिएक्शन ही देख रहा था। उसने सोचा कि लगता है वुजीन इस बारे में विचार कर रहा है। वैसे इसमें कोई बुरी चीज तो नहीं है। इतना सोच उसने वुजीन से कहा कि यह मजेदार होगा, तुम्हें फिर से विदेश की हवा एंजॉय करने को मिलेगी। ये सुन वुजीन कंफ्यूज हो गया। वो सोचने लगा कि फिर से का क्या मतलब? ये तो मेरा विदेश में पहली बार होगा। लगता है यहाँ एक और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वहीं ब्योंग उसे बता रहा था कि लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी लैंग्वेज स्किल्स के लिए ही कास्ट नहीं किया, तुम्हारा कैरेक्टर भी काफी यूनिक है। तुम स्पोर्ट्स डे पे मिले रिएक्शन से ये तो देख ही सकते हो कि तुम्हें कितना पसंद किया जा रहा है। ये पक्का काम करेगा। सच कहूं तो मैंने कुछ और लोगों को भी कंसिडर किया था, लेकिन उनमें से तुम सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करते हो। मैं काफी ग्रीडी फील कर रहा हूँ। मैं वाकई में इस पे तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। ये सुन वुजीन कुछ बोलने लगा। उसने पूछा कि क्या अगर मैं कुछ कंडीशंस रखना चाहूँ तो आप मुझे सुनेंगे? इतना बोल वो सोचने लगा कि इसे स्पोर्ट्स डे से मेरी पर्सनैलिटी का अंदाजा तो आ ही गया होगा, इसलिए इतना पूछना तो ठीक ही रहेगा। ये कंडीशन मेरे फ्यूचर के लिए भी जरूरी है। ब्योंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, अगर वो कोई बड़ी बात नहीं हुई तो हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये सुन वुजीन ने चैन की सांस ली। फिर उसने बताया कि सबसे पहला ये कि मैं प्रेफर करूंगा कि आप मेरे पास्ट को लेकर बातें ना करें। ये सुन ब्योंग एक्साइटेड होकर पूछने लगा कि एक मिस्टीरियस कंसेप्ट। वुजीन ने उसे नामे जवाब देते हुए कहा कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मेरे प्रेजेंट सेल्फ पे फोकस करें। मैं ये भी प्रेफर करूंगा कि आप पोस्ट प्रोडक्शन में किसी भी तरह का इशारा ना करें। एक्टर बनने के बाद चीजों का सरफेस पे आना नेचुरल होता है, लेकिन मैं अपने पास्ट सेल्फ को दिखाना नहीं चाहता। ब्योंग ने कहा कि मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूँ, तुम जो चीजें बोल रहे हो उन्हें कंडीशन कहाँ भी नहीं जा सकता। इतना बोल ब्योंग सोचने लगा कि इसकी पर्सनालिटी और वाइब के बेस पे मैंने सोचा था कि ये आसान होगा, लेकिन लगता है इसके पास्ट में कुछ गहरे राज छिपे हैं। इतना सोच उसने वुजीन को बताया कि मैं इस बात की प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुम चाहो तो हम इसे कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐड कर सकते हैं। ये सुन वुजीन ने उसे थैंक यू कहा। ब्योंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे कई एक्टर्स हैं जो ऐसी कंडीशंस रखते हैं। अगर तुमने कोई क्राइम्स कमिट ना किए हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुमने तो नहीं किए होगे कोई क्राइम्स, राइट? इतना पूछते हुए ब्योंग ऑकवर्ड हो गया। वुजीन ने भी मन ही मन कहा कि ऑफ कोर्स नॉट, मैंने अपनी जिंदगी ऑनेस्टली जी है। इतना सोच उसने ब्योंग को ना में जवाब दिया। ये सुन ब्योंग ऑकवर्डली हंसते हुए बोलने लगा कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे तुम्हारी बाकी की कंडीशंस क्या है? सामने से वुजीन ने पूछा कि क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ? इतना बोल वो सोचने लगा कि सरप्राइजेस को अवॉइड करने के लिए इसे पहले ही जान लेना बेहतर होगा। ब्योंग ने उसे बताया कि हम टोटल 6 लोगों को देख रहे हैं। अब तक हमने जोंगहाक और हागांगसू को कंफर्म किया है और हम एक और पर्सन के साथ अभी निगोशिएट कर रहे हैं। ये सुन वुजीन ने सरप्राइज होकर सोचा कि इसमें तो पहले से ही 2 अमेजिंग एक्टर्स हैं। ब्योंग ने आगे बताया कि हम 2 फीमेल्स को भी देख रहे हैं। उनमें से एक है मिस ह्वारिन। उसका नाम सुन वुजीन ने चौंकते हुए पूछा कि ह्वारिन? ब्योंग ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि वो जापान में काफी लंबे वक्त तक एक्टिव रही है, इसलिए वो जापानीज में फ्लुएंट है। और सबसे जरूरी बात कि हमने पास्ट में कुछ शूट्स एक साथ किए हुए हैं। ये सुन हैरान हो चुके वुजीन ने पूछा कि क्या ह्वारिन कंफर्म हो चुकी है? ब्योंग ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि उसका एक शॉर्ट रोल होगा जिसमें सोलो एक्टिविटीज भी होंगी। क्या बाय एनी चांस तुम मिस ह्वारिन से अनकंफर्टेबल हो? वुजीन ने मन ही मन कहा कि मैं तो नहीं, लेकिन शायद वो अनकंफर्टेबल होगी। लेकिन मुझे ऐसे फ्री में अब्रॉड जाने का मौका बार बार तो नहीं मिलेगा, और वो भी एक बड़े प्रोजेक्ट में जिसे कि डायरेक्टर ब्योंग कर रहे हैं। इससे मेरा रिकॉग्निशन भी इंक्रीज होगा। अगर मुझे कभी एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट करना ही हो तो ऐसे बड़े प्रोडक्शन का हिस्सा होना बेहतर होगा, और मैं ओपनली इंग्लिश और जापानीज भी यूज करना चाहता हूँ। ये काफी मजेदार होगा। इतना सोच उसने ब्योंग से कहा कि तो फिर मैं अपना बेस्ट करूंगा। ये सुन ब्योंग ने खुश होकर उसे थैंक यू बोलते हुए कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। वैसे तुम्हारा फिल्मिंग स्केड्यूल कैसा है? वुजीन ने बताया कि मुझे एक बर्गर की एडवर्टाइजमेंट शूट करनी है। ये सुन ब्योंग बोलने लगा कि ये तुम्हारा पहला कमर्शियल शूट होगा, राइट? लेकिन एक बर्गर एडवर्टाइजमेंट ही क्यों? लगता है तुम्हारा काम पहले ही डिसाइड हो चुका है। वुजीन को उसकी बात समझ नहीं आई। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और उस बर्गर एडवर्टाइजमेंट का शूटिंग का दिन भी आ जाता है। वुजीन हाथ में बर्गर पकड़े परेशान खड़ा था। तभी सामने से शूट कर रहे बंदे ने कट बोलते हुए वुजीन से कहा कि ये अच्छा था, लेकिन हमें जितने ज्यादा हो सके उतने शॉट्स सिक्योर करने होंगे। इस बार चलो बर्गर पे थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। वुजीन ने भी उसे ठीक है कहा। तभी उस बंदे ने एक्शन बोल के शूटिंग फिर से चालू कर दी। वुजीन परेशान होकर सोच रहा था कि अब एक ही सीन हम और कितनी बार रीशूट करेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि ये एक एडवर्टाइजमेंट होने की वजह से है, लेकिन ये काफी मुश्किल है।
ये तो फिल्मिंग इंडस्ट्री में मजदूरी करने जैसा है। तभी सामने से कैमरामैन ने कट अनाउंस करके कहा कि अब अगली बार चलो एक डिफरेंट एक्सप्रेशन करते हैं। क्या तुम थोड़ा जोर से स्माइल करने की कोशिश कर सकते हो? वूजिन ने उसे हाँ में जवाब दिया। वो सोचने लगा कि इसे ये लोग वन शॉट कहते हैं। अब मेरा सिर चकराने लगा है। सच कहूं तो स्क्रिप्टेड ड्रामा या मूवी इससे काफी बेहतर है। ऐसे ही वूजिन का बार बार रीशूट कंटिन्यू होता रहा। थोड़ी देर बाद उसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई। ये देख वूजिन ने चैन की सांस लेते हुए सोचा कि अब ये फाइनली ओवर हो चुका है। तभी पास खड़ा बर्गर खा रहा चोई बोलने लगा कि इन लोगों ने हमें अपना नया प्रोडक्ट ट्राई करने को दिया है। क्या तुम इसे खाना चाहते हो? ये सुन वूजिन ने मुंह फेरते हुए ना में जवाब दिया। अब उसे बर्गर देखने से भी उल्टी जैसा फील होने लगा था। तभी चोई ने उसके पास आकर अपनी पॉकेट से कुछ निकालते हुए बताया कि ये अभी अभी आया है। ये डायरेक्टर क्योतारो के अगले प्रोजेक्ट की ऑफिशियल स्क्रिप्ट है। वूजिन वो स्क्रिप्ट लेकर सोचने लगा कि क्या ये आ भी गई। क्योतारो ने कहा था कि वो स्क्रिप्ट अडेप्ट कर रहा है और वो एक फेमस जापानीज नॉवल पे बेस्ड है, राइट? इसका नाम है द बिजार सैक्रिफाइस ऑफ अ स्ट्रेंजर। ये नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है। ये सब जापानीज में है, लेकिन मैं जापानीज पढ़ और बोल सकता हूँ। तभी चोई ने उसे बताया कि क्योतारो ने ईमेल में कहा था कि जब तुम ये स्क्रिप्ट पढ़ लो तब हमें एक मीटिंग करनी चाहिए। इसका मतलब कि वो फिर से कोरिया आ रहा है। ये सुन वुजीन ने चौंकते हुए पूछा कि क्या वो फिर से आ रहा है? चोई ने उसे हाँ में जवाब देते हुए कहा कि लेकिन शायद वो अपना मन बाद में बदल भी सकता है। अभी के लिए तो बस तुम इतना जान लो। ये सुन वुजीन सोचने लगा कि क्या ये सब वाकई में मेरे लिए है। चोई ने उसे आगे बताया कि लगता है डायरेक्टर क्योतारो तुम्हें वाकई में पसंद करते हैं। इतना बोल वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं बाकी सब इसके स्क्रिप्ट पढ़ लेने के बाद डिसाइड करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसकी वो क्रेजी इंस्टिंक्ट फिर से काम करे। अगर वुजीन ने क्योतारो का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया तो इससे पूरे कोरिया में हलचल मच जाएगी। वहीं वुजीन ने भी स्क्रिप्ट लेकर ब्लैक स्क्वायर को टच कर लिया। सब स्पेस में पहुंचकर वो उस स्क्रिप्ट को देखने लगा। उसने देखा कि उस स्क्रिप्ट का ग्रेड ए था। ये देख वो सरप्राइज होकर सोचने लगा कि शुरुआत से ही ग्रेड ए, लगता है मुझे इसके लिए हाँ बोल देना चाहिए। इतना सोच उसने वहां से एग्जिट कर लिया। फिर उसने अपना मोबाइल निकालकर सोचा कि उसके कहे मुताबिक ये एक ओरिजिनल वर्क है, राइट? ओरिजिनल स्टोरी वाले कामों के अक्सर सिमिलर टाइटल्स होते हैं। तभी उसे इंटरनेट पे सेम टाइटल वाली बुक भी मिल गई। ये एक बेस्ट सेलर थी। उसने मन ही मन कहा कि ये कोरिया में भी पॉपुलर है क्योंकि इस पे यहाँ के काफी सारे रिव्यूज हैं। इसकी ऑथर का नाम है आकारी ताकीकावा। मैंने सुना है कि ये कोरिया में भी एक फेमस ऑथर है, राइट? एक जापानीज मास्टर डायरेक्टर, एक अल्ट्रा फेमस ऑथर और ग्रेड ए। ये तो वाकई में अमेजिंग है। तभी चोई ने पूछा कि तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? इसे पढ़ने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि जापान में एडवांस करना ठीक रहेगा? वुजीन ने हमेशा की ही तरह सीरियस एक्ट करते हुए कहा कि ये उतना भी बुरा नहीं है। इतना बोल उसने मन ही मन कहा कि तो चलो तुरंत ही जापान चलते हैं। ऐसे ही वुजीन का जापान में प्रोजेक्ट कंफर्म होने के बाद कुछ वक्त बीत जाता है और ट्रेलर मूवी की शूटिंग का दिन आ जाता है। एक बंदा डायरेक्टर किम से बोल रहा था कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो लोग कौन है? किम ने बताया कि वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोडक्शन के लोग हैं। ट्रेलर मूवी की जैसी खराब हालत चल रही है, ये लोग पक्का वुजीन पे नजर रखना चाहते होंगे। शायद ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो वरीड है। मुझे लगता है कि वो लोग ओवरऑल बैलेंस मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बंदा बोलने लगा कि अब जब फिल्मिंग स्टार्ट होने वाली है तो मेरा माइंड रेस करने लगा है। क्या वो सिर्फ 3 हफ्तों में ही ली सांगमान का कैरेक्टर इंटरप्रेट कर पाया होगा? किम ने कहा कि हमें वुजीन पे भरोसा करना चाहिए। अगर इसका रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग निकले तो भी ये उसकी गलती नहीं होगी। फिर सामने से वो बंदा बोलने लगा कि क्या उस कैरेक्टर में जो थोड़ा चेंज है उसे रिमूव करना ही बेहतर नहीं होगा? किम ने कहा कि मैं भी उसे रिमूव करने की सोच ही रहा था। इतना बोल उसने मन ही मन सोचा कि सबके लिए एक रुकी पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा होगा। तभी एक लड़की बोलने लगी कि मैंने ऐसी अफवाहें सुनी है कि वुजीन विदेश में रहता था और उसकी इंग्लिश एक नेटिव जैसी है। इंग्लिश की बात सुन किम सरप्राइज हो गया। उसने पूछा कि लेकिन वो तो जापानीज थी ना? तभी एक और बंदा बोलने लगा कि मैंने भी हारियांग के मेरे एक पहचान वाले बंदे से यही बात सुनी है। उसने ये भी कहा था कि उसने एक्टिंग करना खुद से ही सीखा है। ये सुन उस पहले वाले बंदे ने कहा कि इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। तभी किसी ने किम को आवाज लगाते हुए बताया कि वुजीन यहाँ पहुंच चुका है। ये सुन किम सोचने लगा कि वो फाइनली यहाँ आ चुका है। तभी वुजीन चोई और अपनी टीम के साथ वहां आ पहुंचा। वो सारे लोगों को आंखें फाड़े खुद को घूरता देख सोचने लगा कि ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं और यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं। तभी किम ने उसके पास आते हुए कहा कि तुम जल्दी आ गए। वुजीन ने भी उसे ग्रीट किया। किम ने उसकी ओर एक कागज बढ़ाते हुए कहा कि मैं तुम्हें लीड एक्टर से इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन उससे पहले हमने ली सांगमान के सीन्स में कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। ये अचानक से है इसलिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम ओरिजिनल सिनेरियो के मुताबिक भी प्रोसीड कर सकते हो। वुजीन ने उसके हाथ से स्क्रिप्ट लेते हुए कहा कि पहले मैं इसे देख लेता हूँ। फिर स्क्रिप्ट पकड़कर उसने ब्लैक स्क्वायर को देखते हुए सोचा कि सब स्पेस पॉपअप हो चुकी है, इसलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वहीं किम उसे एक जगह पे जमा हुआ देख परेशान होकर सोचने लगा कि मैंने ली सांगमान के कैरेक्टर को थोड़ा और क्लियर करने के लिए उसे रिवाइज किया था, लेकिन लगता है मेरी रिक्वेस्ट कुछ ज्यादा ही हो जाएगी। ये वुजीन भी इसे देख जम चुका है। इतना सोच वो बोलने लगा कि एज एक्सपेक्टेड मेरी रिक्वेस्ट कुछ ज्यादा ही हो जाएगी, राइट?
वुजीन ने उसे बताया कि अगर आप मुझे 5 मिनट दे तो यह संभव हो सकता है। ये सुन किम पूरी तरह से हैरान रह गया। उसके पास खड़े बंदे भी बोलने लगे कि ये सिर्फ 5 मिनट में कैसे सीख सकता है, ये काफी एरोगेंट है। तभी वुजीन ने कहा कि मैंने कर लिया। ये सुन किम चौंक गया। वुजीन ने उसे बताया कि मैं मॉडिफाइड सिनेरियो के लिए तैयार हूँ, चलो अब तुरंत ही फिल्मिंग शुरू करते हैं। ये सुन किम हैरान होकर सोचने लगा कि लेकिन अभी तो सिर्फ 3 मिनट ही हुए हैं, फिर शूटिंग शुरू हो जाती है। वहां पर एक ट्रक के द्वारा बारिश कराई जा रही थी। किम ने आवाज लगाकर पूछा कि क्या सब लोग तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। एक्शन। उसके इतना बोलते ही कोई चलते हुए वहां पर आने लगा। ये वुजीन होता है जो कि ली सांगमान का कैरेक्टर प्ले कर रहा था। वो बारिश के बीच छाते के नीचे सिगरेट पी रहा था। डीलर एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। इसे 1999 के बुसान में सेट किया गया है, जब का मार्केट अपनी पीक पर था। जैसे जैसे विदेशी इंट्रोड्यूस होना कंटिन्यू हो रहे थे, वैसे वैसे बुसान मेट्रोपॉलिटन पुलिस का ट्रबल बढ़ता जा रहा था। और ऊपर से कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स भी अपीयर होने लगे जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हाथ मिला लिया था। इसलिए उन्होंने आखिरकार एक टॉप सीक्रेट अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन के साथ प्रोसीड करने का डिसाइड किया। इसके लिए डिपार्टमेंट के झुंग सुनघुन नाम के एक डिटेक्टिव को चूज किया गया था। हालांकि वो इसमें हिस्सा लेना नहीं चाहता था, लेकिन ऊपर के लोगों से मिल रहे प्रेशर के आगे उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। उसका पहला गोल था जेल में बंद किंग चोई जुनहो का भरोसा जीतना। इसलिए जेल में बंद होने के बाद जुंग ने अपने गुंडे जैसे नेचर की वजह से जल्द ही चोई जुनहो की फैमिली ज्वाइन कर ली। फिर जेल से रिलीज होने के बाद उसने चोई जुनहो की मदद से बुसान में एक बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन साथ ही वो छिपे हुए क्रिमिनल्स की इंफॉर्मेशन पुलिस को दे रहा था। उसी दौरान उसकी मुलाकात मैन्युफैक्चरर किम ह्यून सू से हुई, जिसे प्रोफेसर किम नाम से भी जाना जाता था। उसकी मदद से वो ग्रो होकर बुसान के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। जैसे जैसे वो लोग इतने ज्यादा पैसे कमाने लगे, वैसे वैसे उनका सामना पुलिस से होता गया। इसलिए स्मार्ट जुंग ने जापानीज मार्केट को टारगेट किया। और यहीं अपीयर होता है ली सांगमान का कैरेक्टर, जिसे कि वुजीन के द्वारा प्ले किया जा रहा है। वो बुसान की सबसे बड़ी गैंग सांगमान क्लैन का लीडर था। उसके जापानीज यकूजा के साथ कनेक्शंस के चलते उसने और जुंग ने एक डील कर ली और उन्होंने जापान में भी एक्सपैंड किया। हालांकि उसका रोल एक जापानीज बैकग्राउंड के लिए स्टेपिंग स्टोन है, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि मूवी के फर्स्ट हाफ में टेंशन और एंटिसिपेशन को बढ़ाता है। तभी वुजीन खुद से बोलने लगा कि अब मैं वुजीन नहीं हूँ, अब मैं खुद ली सांगमान हूँ। इतना बोलते ही उसका ऑरा पूरी तरह से चेंज हो गया। फिर उसने अपना हाथ पकड़ लिया। उसे हाथ के अंदर कुछ फील हो रहा था। उसने कहा कि मुझे जल्दी से वो इंजेक्ट करने की जरूरत है, मुझे अभी के अभी उसे इंजेक्ट करना चाहिए। उसके दिमाग से भी आवाज आने लगी कि साले उसे अपने हाथ में इंजेक्ट कर। ली सांगमान की तलब और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उसके दिमाग से आवाज आ रही थी कि खुद को आजाद कर लो। उसका ऐसा बिहेवियर देख पास खड़े बंदे ने पूछा कि क्या आप ठीक तो है ना? ये सुन वुजीन ने चिढ़ते हुए पूछा कि क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लग रहा हूँ? उसका गुस्सा देख उस बंदे ने जल्दी से ना में जवाब देकर कहा कि वो तो बस आप थोड़ा अनकंफर्टेबल दिख रहे थे, इसलिए आई एम सॉरी। तभी सामने से एक लाल बाल वाला बंदा चिल्लाते हुए रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं उस वक्त अपने होश में नहीं था। तभी सांगमान उसके सामने आकर बैठ गया। उस बंदे ने उससे कहा कि मैं वाकई में माफी मांगता हूँ। सांगमान ने उसके पास आते हुए पूछा कि तुम इतने पतले क्यों हो, जरा अपना मुंह खोलो तो। ये सुन वो बंदा कंफ्यूज हो गया। तभी सांगमान ने अपने हाथों से उसका मुंह खोल दिया। फिर उसने अपनी जलती हुई सिगरेट उसके मुंह में डाल दी। इससे वो बंदा दर्द से कराहने लगा। सांगमान ने कहा कि इसे खाओ और अपने चेहरे को थोड़ा मोटा करो, तुम अभी काफी पतले हो। फिर उसने अपने बंदों से कहा कि इसे कंक्रीट से भर के समंदर में फेंक दो। उसके बंदों ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। सांगमान ने आगे पूछा कि उस आइटम का क्या हुआ, क्या वो बिल्डिंग के टॉप पे है? एक बंदे ने उसे हाँ में जवाब दिया। वहीं वो पहले वाला बंदा अभी भी कराहे जा रहा था। फिर वुजीन बिल्डिंग में ऊपर जा रही सीढ़ियों के सामने जा पहुंचा। उसके अंदर से वो आवाज उसे दौड़ने को बोल रही थी। सांगमान अपना आपा खोकर पागलों की तरह तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि तुम्हारे ठीक सामने है मौत। तभी सीन वापस से रियल लाइफ में शिफ्ट होता है, जहां वुजीन की शूटिंग चल रही थी। किम उसकी एक्टिंग देख बोलने लगा कि ये क्रेजी है। आखिर मैं ये क्या देख रहा हूँ? वहां खड़े बाकी लोग भी व्यूजीन की एक्टिंग से इंप्रेस हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि व्यूजीन चेंज हो चुके सिनारियो को सिर्फ एक पल के लिए देखकर ऐसी एक्टिंग कैसे कर सकता है। वो बिल्कुल भी एक रुकी नहीं लग रहा था। वहां खड़े प्रोडक्शन के बंदे भी बातें करने लगे कि वुजीन का अभी का किया हुआ सीन लेजेंडरी था। ली सांगमान का इश्यू उनके लिए एक काफी मुश्किल काम था, लेकिन अब उन्हें इस बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वुजीन की ऐसी एक्टिंग के साथ उसके बड़े पर्दे पर अपीयर होते ही वो ऑडियंस का अटेंशन पूरी तरह से पकड़ लेगा। वहीं वुजीन उन्हें देख कंफ्यूज हो रहा था। वो सोच रहा था कि क्या मैंने कोई गलती कर दी? कंटिन्यूटी सीन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो फिर ये लोग इतना शांत क्यों हैं? लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने कोई गलती नहीं की है। अब मुझे कुछ नहीं पता। चलो अभी के लिए इंतजार कर लेता हूँ। किम ने भी खुद की गलती रियलाइज करते हुए तुरंत ही कट अनाउंस किया। फिर वो वुजीन का नाम लेकर भागते हुए उसकी ओर जाने लगा। उसने वुजीन का हाथ पकड़कर खुश होते हुए कहा कि तुमने तो फाड़ के रख दिया। आखिर तुमने ये किया कैसे? क्या तुमने सिर्फ कुछ मिनट्स में ही नया सीनरियो पढ़कर ये कर दिया? वुजीन ने उसे बताया कि मैंने जैसा उसमें लिखा था वैसा ही किया। ये सुन किम बोलने लगा कि लेकिन इस बात का कोई सेंस नहीं बनता।
उसने मन ही मन सोचा कि मुझे यकीन है कि वूजिन का स्केड्यूल काफी हेक्टिक होगा, लेकिन फिर भी वो मेरा सिनारियो स्टडी करने में एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहा है, तो अब मुझे भी इसे उसी हिसाब से रिपे करना चाहिए। इतना सोच उसने ऊंची आवाज में अनाउंस किया कि तो चलो इस सीन को फिर से करते हैं। इस बार हम कुछ लाइटिंग रिमूव कर देंगे और कैमरा को फ्रंट में फोकस करेंगे। इतना बोल उसने वूजिन को देख सोचा कि इस मॉन्स्टर ने जो ली सांगमान का रोल पुल किया है वो और भी ज्यादा रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया जाएगा। वूजिन ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। फिर किम एक्साइटेड होकर बाकियों को भी उनका काम समझाने लगा। ये देख वूजिन ने सोचा कि लगता है इसका पैशन और भी बढ़ गया है, लेकिन क्या इसका मतलब कि अब मुझे भी काम खत्म करने में लेट होगा? फिर उसने अपने पास खड़े उस लाल बाल वाले बंदे को आवाज लगाई। वूजिन ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा गला ठीक तो है ना? मैं बस जानना चाहता था कि कहीं तुम अनकंफर्टेबल तो नहीं हो ना? उस बंदे ने भी तुरंत ही ना में जवाब देते हुए बताया कि मैं एकदम ठीक हूँ। वूजिन ने उससे माफी मांगते हुए कहा कि आगे से मैं इसे जितना हो सके उतना जल्दी निपटाऊंगा और खराब टेक्स नहीं दूंगा। उस बंदे ने भी कहा कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। वूजिन ने वहां से वापस जाते हुए बताया कि नहीं, मुझे ये करना ही होगा। ये सुन वो बंदा सोचने लगा कि मुझे तो लगा था कि वूजिन थोड़ा कोल्ड है, लेकिन ये तो काफी स्वीट है। इसकी एक्टिंग के साथ ही इसकी पर्सनालिटी भी ग्रेट है। ऐसा सोचते हुए वो और उसके पास खड़े कुछ और लोग भी वूजिन से इम्प्रेस हो गए। वहीं वूजिन वहां से जाते हुए मन ही मन हंसकर बोल रहा था कि मुझे ये करना ही होगा ताकि मैं जल्दी घर जा सकूं। इसके बाद अगले सीन की शूटिंग फिर से कंटिन्यू हो जाती है। थोड़ी देर बाद किम ने वूजिन से पूछा कि क्या तुम अगले सीन पे तुरंत ही मूव करने के लिए तैयार हो? अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो हम पहले ब्रेक भी ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सीन काफी इंपॉर्टेंट है जहां ली सांगमान अकेला ड्रग्स लेता है। वूजिन ने बताया कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, हम तुरंत ही प्रोसीड कर सकते हैं। इतना बोल उसने मन ही मन कहा कि मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए। किम ने भी उसकी बात सुन उसे तैयार रहने को बोला। फिर उसने अनाउंस किया कि हम शूटिंग जल्द ही स्टार्ट करेंगे। वूजिन भी वहां बैठकर चैन की सांस लेने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि ली सांगमान के लिए दो दुनिया को एग्जिस्ट करती है, एक है रियलिटी और दूसरी है मौत। मुझे उन हैवी इमोशंस को और भी ज्यादा बाहर लाना होगा, ली सांगमान की मौत की दुनिया। तभी किम ने अनाउंस किया कि एक्शन। ये सुन वूजिन ने अपने सामने पड़े इंजेक्शन की ओर हाथ बढ़ा दिया, लेकिन तभी उसे कुछ होने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, बाहर जोर जोर से बिजली कड़क रही थी। सांगमान की हालत नशा करने की वजह से एकदम खराब हो चुकी थी। वो अपना हाथ पकड़े ऊपर ताकने लगा, फिर उसने पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। तभी किम ने कट अनाउंस किया। वो वूजिन की एक्टिंग देख मन ही मन बोल रहा था कि ये क्रेजी है, ये एक रुकी नहीं बल्कि एक रियल एक्टर है। अभी वाला सीन मैंने अपना जी जान लगाकर बनाया था। मैंने पर्सनली ड्रग एडिक्ट्स का इंटरव्यू लिया था। मैंने दुनिया में जितने भी हैं वो सारे ड्रग वीडियो देखे थे और उन्हें इंक्लूड किया था। इसकी एक्टिंग में बहुत मुश्किलें थी, लेकिन वूजिन ने इसे बड़ी आसानी से कर लिया। आखिर ये मॉन्स्टर है कौन? उसके पीछे खड़ा एक बंदा भी अपने पास खड़ी लड़की से पूछने लगा कि वूजिन सच में तो ड्रग्स नहीं करता होगा, राइट? क्योंकि इसकी एक्टिंग काफी डिटेल्ड थी। उस लड़की ने भी उसकी बात से एग्री करते हुए कहा कि पास्ट में एक एक्टर ने ऐसा किया हुआ है। ये सुन किम ने थोड़ा इरिटेट होकर पूछा कि क्या यहाँ किसी ने भी ड्रग्स किए हुए हैं? तुम लोग ये जज कैसे कर सकते हो कि वूजिन की अभी की एक्टिंग रियल थी? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझे इंस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो सीन मैंने लिखा है। उसकी बात सुन पीछे खड़े वो दोनों लोग उससे माफी मांगने लगे। किम ने उन्हें आगे कहा कि ये बात वूजिन से मत पूछना। अगर मैंने तुम्हें ऐसा रूड बिहेवियर दिखाते हुए देख लिया तो मैं सब कुछ हिलाकर रख दूंगा। इतना बोल उसने फ्रस्ट्रेट होकर सोचा कि भले ही मैं इससे अनॉयड हूँ, लेकिन मैं इनकी बात समझ सकता हूँ। इसका यह भी मतलब है कि वूजिन की एक्टिंग काफी रियल है। इतना सोच उसने वूजिन के पास जाते हुए पूछा कि क्या तुम ठीक हो? वूजिन ने उसे हाँ में जवाब दिया। वो मन ही मन रोते हुए बोल रहा था कि मुझे नींद आ रही है, प्लीज मुझे घर जाने दो। तभी किम ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि ऐसे इंटेंस सीन के बाद कोई भी थक जाएगा, जाओ और एक ब्रेक लेकर रिकवर कर लो। चलो सबसे पहले एक सिगरेट पीते हैं। वूजिन ने उसे मना करते हुए बताया कि मैं सिगरेट नहीं पीता। ये सुन किम ने हैरान होकर पूछा कि क्या तुम स्मोकिंग नहीं करते? लेकिन ली सांगमान के तौर पे तो तुम एकदम नेचुरली स्मोक कर रहे थे। वूजिन ने बताया कि मैं एक्टिंग कर रहा था। ये सुन किम हंसते हुए बोलने लगा कि मैं गलत समझ बैठा। उसने मन ही मन सोचा कि लगता है मैं भी उन पहले वाले बंदों से कुछ ज्यादा अलग नहीं हूँ। इसके बाद सीन एक एयरपोर्ट पे शिफ्ट होता है। एक औरत वहां खड़ी गाड़ी का दरवाजा खोल रही थी। उसके दरवाजा खोलने पर अंदर बैठा क्योतारो उसे राइटर बुलाते हुए बोलने लगा कि तुम मैंने जितना सोचा था उससे जल्दी आ गई। उस औरत ने भी गाड़ी में बैठते हुए बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं रिपोर्टर से अनकंफर्टेबल होती हूँ, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्किप कर दी। ये सुन क्योतारो ने हंसते हुए कहा कि एक वर्ल्ड क्लास राइटर को ऐसा नहीं करना चाहिए। उस औरत ने कहा कि तुमने ही मुझे एक शील्ड की तरह यूज किया और देश में सीक्रेटली एंटर हो गए। दरअसल ये औरत वही फेमस ऑथर आकारी ताकिकावा होती है। कितारो ने उसकी बात नकारते हुए बताया कि मैं तो बस चाहता था कि तुम्हारा अपीयरेंस स्टैंड आउट करे। ये सुन आकारी ने कहा कि तुम बहुत मीन हो। फिर वो आगे बोलने लगी कि लेकिन तुम्हें उस कोरियन एक्टर को सिनारियो भेजे हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, क्या तुम्हारा अभी से वापस आ जाना थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा? क्योतारो ने बताया कि मुझे यहाँ कुछ काम था और मैं वूजिन की यहाँ की सिचुएशन भी देखना चाहता था। ये सुन आकारी ने कहा कि लगता है तुम मुझसे मिलने के लिए एक्साइटेड हो।
क्योतारो ने बताया कि तुम्हें भी उसे मिलकर अच्छा लगेगा। आकारी ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि मैं जरूर मिलूंगी। अगर मैं नहीं मिली तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या मैं उस व्यूजीन की एक्टिंग देख सकती हूँ? क्योतारो ने बताया कि हाँ बिल्कुल, तुम उसे होटल की टीवी पे देख सकती हो। आकारी ने उसे मना करते हुए बताया कि मैं खुद से देखना चाहती हूँ, क्या ये पॉसिबल है? फिर सीन वापस से शूटिंग साइट पे शिफ्ट होता है। वहां पर स्टाफ के लोग सेट तैयार करने में लगे हुए थे। वहीं टेबल पे बैठा बंदा एक स्क्रिप्ट पढ़ते हुए बोल रहा था कि ये वुजीन जैसा झुंगमीन ने कहा था वैसा ही है। इतना सोच उसने झुंगमीन की बात याद की जो उसे बता रहा था कि अपना बेस्ट करना, वरना वुजीन तुम्हें कुछ जानने से पहले जिंदा चबा जाएगा। इतना याद कर उसने सोचा कि ये रुकी मुझे वाकई में जिंदा चबा सकता है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है, लेकिन वो लोग एक मॉन्स्टर को ले आए हैं। अभी की शूटिंग उस मॉन्स्टर के साथ पहला मीटिंग का सीन है। स्क्रिप्ट के मुताबिक झुंग, जो कि जापान में एक्सपैंड करना चाहता है, वो ली सांगमान, जिसके कि जापान में कनेक्शंस है, उससे मिलने के लिए अपनी जान दांव पे लगाता है। वो लोग एक ऑफिस में मिलने के बजाय एक अबैंडन्ड वेयरहाउस में मिलते हैं, इसीलिए यहाँ इतने सारे स्टिम्युलेटिंग एलिमेंट्स हैं। तभी वहां पर वुजीन ने आते हुए वहां खड़े लोगों को ग्रीट किया। उन लोगों ने भी वुजीन को ग्रीट किया। फिर वुजीन ने इस बंदे के पास आते हुए उसे सीनियर बुलाकर ग्रीट किया। इस बंदे ने भी वुजीन को ग्रीट करते हुए बताया कि मैं तुम्हें पिछले दिन नहीं मिल पाया क्योंकि मैं थोड़ा काम में फंस गया था। लगता है इस बार तुम ही मुझसे सबसे ज्यादा मिलोगे, राइट? वुजीन ने उसे हाँ में जवाब देते हुए कहा कि मैं अपना बेस्ट करूंगा। ये बंदा उसे देख सोचने लगा कि इसका ऑरा काफी यूनिक है। मैं ये बता नहीं सकता कि ये शांत है या कोल्ड, यही इसकी रियल पर्सनैलिटी है, लेकिन आखिर इसके मन में अभी क्या चल रहा है? वहीं वुजीन उससे इंप्रेस होकर मन ही मन बोल रहा था कि जीन जेजून का चेहरा काफी छोटा है, सारे टॉप एक्टर्स चीट कैरेक्टर्स जैसे हैं। तभी पीछे से किम ने पूछा कि सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं, राइट? तो चलो थोड़ा रिहर्सल कर लेते हैं। चलो वो सांगमान का अपने सबॉर्डिनेट को टॉर्चर करने वाला सीन करते हैं। इतना बोल उसने टेबल पे एक चाकू रखते हुए कहा कि वुजीन, ये रहा चाकू। शूटिंग के वक्त हम इस पे खून जैसा कुछ दिखाएंगे। वुजीन ने भी उसे ठीक है कहकर चाकू ले लिया। जीन अपने सामने बैठे वुजीन को देख रहा था। उसने मन ही मन कहा कि तो अब मेरा इस मॉन्स्टर्स रुकी के साथ रिहर्सल होने वाला है। तभी वुजीन ने चाकू उसकी ओर फेंक दिया। झुंग का रोल कर रहा जीन ये देख सोच में पड़ गया। सांगमान ने उसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? झुंग ने उसे बताया कि मैं यहाँ ड्रग्स बेचने आया हूँ, प्लीज मुझे जापान तक का रास्ता दो। ये सुन सांगमान बोलने लगा कि वो कमीने जापानीज थोड़े पिकी हैं। झुंग ने बताया कि मैं ये जानता हूँ, लेकिन अगर हम इसे किसी चीज से कवर कर दे तो उतना ठीक होगा, इसलिए मैं आया हूँ। ये सुन सांगमान ने कहा कि तो दिखाओ मुझे, चलो तुम्हारी लाई हुई चीज देखते हैं। झुंग ने भी उसके सामने एक डायमंड रख दिया। ये देख, सांगमान ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि ये तो एक डायमंड है। इतना बोल वो अपना चाकू लेकर खड़ा हो गया। उसने तुरंत ही वो चाकू झुंग के मुंह पर तान दिया। झुंग अचानक हुए इस हमले से काफी डर गया। तभी सांगमान सीरियस होकर बोलने लगा कि तुम्हारी आंखें एक ड्रग एडिक्ट की आंखें नहीं है, ये आंखें एक पुलिस वाले की हैं। तुम एक पुलिस वाले हो, राइट? आसपास खड़े लोग भी उनकी परफॉर्मेंस देख रहे थे। वहीं जीन डरते हुए सोच रहा था कि इसकी नजरों ने मुझे नर्वस कर दिया। क्या ये वाकई में एक रिहर्सल है? ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। इसका ऑपोजिट रोल करने पर मुझे प्रेशर फील हो रहा है, और ये हो रहा है इसकी इस कैप्टिवेटिंग नजर से। क्या ये इसके साथ ही पैदा हुआ था? मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मैं इसकी उन आंखों में खींचता चला जा रहा हूँ। तभी सांगमान जोर जोर से हंसने लगा। वहां पर कुछ बॉडीज भी पड़ी हुई थी। सांगमान ने झूंग से पूछा कि तुम वाकई में एक पुलिस वाले हो, राइट? ये सुन झूंग मन ही मन बोलने लगा कि मुझे अभी शांत रहना होगा, वैसे भी ये सिर्फ मुझे एक्सपोज करने की एक चाल है। इतना सोच उसने सांगमान से कहा कि हाँ, मैं एक पुलिस वाला हूँ, मार डालो मुझे। अब अपनी बकवास बंद करो और चलो बिजनेस करते हैं। वैसे भी इस मीटिंग से पहले तुमने मेरी तक को भी इन्वेस्टिगेट कर लिया होगा। सांगमान ने कहा कि हाँ, मैंने सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया था। तुम्हारी हिस्ट्री के मुताबिक ये सच है कि तुम एक ड्रग एडिक्ट हो, और ये भी सच है कि तुम्हें चोई जुन्हो बैक कर रहा है। लेकिन तुम्हें सामने से देखने पर मुझे दिख रहा है कि तुम एक इंटेलिजेंट गैंगस्टर हो, और वैसे भी मैं लोगों पर भरोसा नहीं करता, मैं इवेंट्स पे भरोसा करता हूँ। अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो भरोसा ही उसका बेसिस होना चाहिए, राइट? चलो कुछ मजेदार इवेंट करो, कुछ ऐसा जो कि हेडलाइंस बन सके। ये सुन जुंग ने पूछा कि कैसा कुछ? सांगमान ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि अगर तुम अपने बैकिंग को चीर कर उसके गुर्दे बाहर निकाल दो तो मैं तुम पर भरोसा करूंगा, लेकिन अगर वो बूढ़ा ड्रग किंग नहीं मरा तो उसके बदले तुम्हारा सिर होगा। जुंग ने सोचा कि अभी के लिए तो यहाँ से जिंदा निकलना ही मेरी प्रायोरिटी है। इतना सोच उसने सांगमान की बात से एग्री कर लिया। ये सुन सांगमान ने कहा कि तुम इंटेलिजेंट हो। फिर उसने झूंग के सामने एक चाकू रखते हुए कहा कि इसे ले जाओ, अगली बार अपनी फैक्ट्री भी लेते आना। तुम्हारे पास प्रोफेसर है, राइट? चलो अगली बार ड्रग किंग के तौर पे मिलते हैं। जीन हैरान बैठा उसे ही देख रहा था। तभी कोई उसे आवाज लगाने लगा। पीछे से कोई जिन को आवाज लगा रहा था। किम ने हंसते हुए बताया कि ये सिर्फ एक रिहर्सल है, क्या तुम कुछ ज्यादा ही फोकस्ड नहीं हो? तुम यूजुअल से कुछ ज्यादा ही एनर्जी यूज कर रहे हो। जिन ने बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि वुजीन की एक्टिंग काफी अच्छी है। किम ने उसकी बात से एग्री करते हुए कहा कि वुजीन ने इतना कुछ बिना कोई एफर्ट लगाए ही कर दिया। जिन ने भी कहा कि ये एक रिहर्सल होने के बावजूद भी मैं बिना रियलाइज किए इसमें इमर्स हो गया।
मैंने काफी सारा एफर्ट लगाया। इतना बोल उसने वूजीन को देखते हुए सोचा कि ये ऐसा था जैसे मैं उस सीरीज के अंदर जाके बाहर आ गया। ये पहली बार था जब मैं इतना इमर्स्ड हुआ हूँ, और वो भी एक रिहर्सल में। क्या इसे एक्टिंग कहा भी जा सकता है? ये एक्टिंग से भी बियॉन्ड था। तभी उसके पीछे से कोई हंसते हुए बोलने लगा कि वो लड़का एक रुकी होने के बावजूद भी काफी इनक्रेडिबल है। जिन ने उसे देख चौंकते हुए पूछा कि सर, क्या आप भी यहाँ हैं? पीछे से उस बंदे ने हंसते हुए बताया कि मेरे भी ली सांगमान के साथ कुछ सीन्स हैं। मैं बस ये देखने आया था कि वो कैसा एक्ट करेगा। जिन ने भी कुछ याद कर कहा कि स्क्रिप्ट के मुताबिक तो ली सांगमान प्रोफेसर किम को मार डालता है, राइट? उस बंदे ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि वो कल होगा। वो ली सांगमान के हाथों मिजरेबल तरीके से मरेगा। चोई भी अपने आगे खड़े लोगों की बात सुन मुस्कुरा रहा था, जो बोल रहे थे कि वूजीन और भी ज्यादा नशेड़ी की तरह एक्ट कर रहा है। तभी उसका फोन बजने लगा। फोन उठाने पर सामने से आवाज आई कि मैं डायरेक्टर क्योतारो की एजेंसी का एम्प्लॉई हूँ। ये सुन चोई ने चौंकते हुए बताया कि हाँ, मुझे तुम्हारी भेजी हुई स्क्रिप्ट मिल चुकी है। सामने से उस एम्प्लॉई ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, मैंने आपको सिर्फ इतना बताने के लिए कॉल किया है कि डायरेक्टर क्योतारो अभी कोरिया में है। ये सुन चोई ने चौंकते हुए पूछा कि क्या अभी? सामने से उस एम्प्लॉई ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि वो अभी तो वूजीन से नहीं मिलेंगे क्योंकि उनके कुछ प्लान्स हैं, लेकिन डायरेक्टर और उनके गेस्ट ने खुद से वूजीन की एक्टिंग देखने की रिक्वेस्ट की है। क्या वूजीन अभी कुछ शूटिंग कर रहा है? गेस्ट की बात सुन चोई ने सोचा कि वो जरूर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा। फिर उसने जवाब दिया कि हाँ, वो शूटिंग तो कर रहा है। ये सुन सामने से उस एम्प्लॉई ने पूछा कि क्या तुम मुझे स्केड्यूल बता सकते हो? चोई ने बताया कि उसका स्केड्यूल अगले दिन खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम तब तक आ सकते हो। उस एम्प्लॉई ने ठीक है बोलते हुए बताया कि लेकिन डायरेक्टर और उनके गेस्ट वुजीन की एक्टिंग चुपचाप देखना चाहते हैं। ये सुन चोई ने बताया कि ठीक है, मैं इसे वुजीन से सीक्रेट रखूंगा। वैसे भी इससे उसकी एक्टिंग में इंटरफियर हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ के डायरेक्टर से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। सामने से उस एम्प्लॉई ने कहा कि ऑफ कोर्स अगर वो ही मना कर दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर चोई ने उसे बताया कि तो ठीक है, मैं उनकी परमिशन लेने के बाद तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। इतना बोल उसने कॉल काट दिया। वो मन ही मन सोच रहा था कि वो लोग वुजीन की एक्टिंग देखने आने वाले हैं और वुजीन का लास्ट शूट भी कूल सीन्स होने वाले हैं। ऐसा दिन जब वो 2 सीन शूट करेगा, ली सांगमान की खौफनाक हरकतें और उसकी बदतर मौत। मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूं कि उनका रिएक्शन कैसा होगा। फिर हमें अगले दिन शूटिंग साइट का सीन दिखाया जाता है। वुजीन अपने आसपास नजर घुमाते हुए सोच रहा था कि ये शूटिंग का आखिरी दिन है, लेकिन मैं जिस एक्टर के साथ 2 सीन्स करूंगा वो कहाँ है? तभी उसकी नजर टेबल पे बैठे उस बंदे पर गई। वुजीन ने उसके पास जाकर सर बोलते हुए उसे ग्रीट किया। उस बंदे ने भी वुजीन को ग्रीट किया। वुजीन उसे देख सोचने लगा कि इसका पोज काफी कूल है। चलो अपने मैक्सिमम मैनर्स दिखाता हूँ। इतना सोच उसने उस बंदे से हाथ मिलाते हुए कहा कि प्लीज मेरा ख्याल रखिएगा। ये सुन उस बंदे ने कहा कि ये बात तो मुझे बोलनी चाहिए। इतना बोल उसने मन ही मन सोचा कि इसकी नजर बाकी रुकीज से अलग है, इस वजह से मुझे इस उम्र में भी नर्वस फील हो रहा है। तभी किम ने वहां पर आते हुए पूछा कि क्या तुम लोगों ने एक दूसरे को ग्रीट कर लिया? अगर कर लिया हो तो वुजीन तुम्हें जाकर अपना मेकअप और आउटफिट पहनकर रेडी हो जाना चाहिए। वुजीन ने भी उसे ठीक है कहा। फिर किम ने वहां बैठे बंदे को सर बुलाते हुए पूछा कि अभी आपका चेहरा थोड़ा ग्लूमी लग रहा था, क्या आप ठीक तो है ना? उस बंदे ने बताया कि मैं ठीक हूँ, वो तो बस मेरा पेट थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जब वो लड़का एक्टिंग कर रहा हो तो मेरी चिंता करके फिल्मिंग बीच में ही मत रोक देना। ये सुन किम ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। फिर वो उस बंदे को देख सोचने लगा कि ये तो यूजुअली काफी शांत रहता है, लेकिन इस बार ये काफी एक्साइटेड है। क्या ये वुजीन की वजह से है? वुजीन के पास बाकी एक्टर्स को भी अवेकन करने की एबिलिटी है। तभी उसकी नजर पीछे से आ रहे चोई पर पड़ी। वो उसके पीछे आ रहे 2 लोगों को देख सोचने लगा कि क्या यही वो गेस्ट है जो यहाँ आने वाले थे? जिस हिसाब से ये अपना चेहरा छिपा रहे हैं, ये जरूर कोई फेमस लोग होंगे। आखिर ये लोग हैं कौन? फिर थोड़ी देर बाद शूटिंग शुरू हो जाती है। प्रोफेसर किम का रोल कर रहा वो बंदा टेबल पे बैठा ड्रिंक निकाल रहा था। स्क्रिप्ट के मुताबिक ये सीन जुंग के ड्रग किंग जुन्हो को मार देने के कुछ वक्त बाद का होता है। ली सांगमान से डील करने के बाद जुंग ने जापान में भी ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया और उसे काफी सारे पैसे कमाए। लेकिन जुंग एक पुलिस वाला होने की वजह से कुछ और पुलिस एग्जीक्यूटिव्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में फंस गया। इससे ड्रग का बिजनेस धीमा पड़ गया और ली सांगमान ने जुंग को रास्ते से हटाने का ठान लिया। लेकिन इससे ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स में दिक्कत आ जाती, इसलिए उसने सीक्रेटली प्रोफेसर किम, जो कि ड्रग मैन्युफैक्चरर है, उन्हें अपने साथ मिलाने का प्लान बनाया। तभी डायरेक्टर किम ने अनाउंस किया कि एक्शन। ये सुन प्रोफेसर किम ड्रिंक करते हुए बोलने लगा कि ये गर्म है। सामने बैठे ली सांगमान ने उससे पूछा कि तुमसे मिलना इतना मुश्किल क्यों है? प्रोफेसर किम ने ली सांगमान का चेहरा देख मन ही मन सोचा कि ये बंदा मर रहा है। फिर उसने पूछा कि तो तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? ये सुन ली सांगमान हंसते हुए बोलने लगा कि तो चलो सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। तुम झुंग के साथ काम करने के बजाय मेरे लिए काम करो। चलो झुंग के गुर्दे निकाल कर उन्हें बेच देते हैं। उसकी बात सुन प्रोफेसर किम ने तुरंत ही अपनी जगह से खड़े होकर बताया कि मैं ड्रग एडिक्ट से डील नहीं करता। तुम्हें ड्रग सिर्फ बेचने चाहिए, ना कि उन्हें लेना चाहिए। मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि जैसे हमारे बीच ये बात कभी हुई ही नहीं। इतना बोल प्रोफेसर किम वहां से जाने लगा। ये देख ली सांगमान गुस्से से भरते हुए बोलने लगा कि कमीने, मैं तुम्हें अपने लिए काम करने के लिए पैसे दे रहा था,
लेकिन तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलती है। क्या लोगों के तुम्हें प्रोफेसर बुलाने से तुम्हें ये लगता है कि तुम वाकई में एक रियल प्रोफेसर हो? तभी कुछ लोगों ने प्रोफेसर किम का रास्ता रोक लिया। पीछे से ली सांगमान हंसते हुए बोल रहा था कि इतनी भी क्या जल्दबाजी है, चलो ड्रगीज के लिए थोड़े ड्रग्स बनाओ। या फिर क्या उस कमीने जुंग को रेसिपी पता है? प्रोफेसर किम ने बताया कि मैं कुछ नहीं जानता, अपने आदमियों से बोलो कि वो हट जाए। वहीं पीछे से ली सांगमान बोलने लगा कि लगता है जुंग को रेसिपी पता है। जुंग के मूव ना करने की वजह से मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा है, इसलिए अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। इतना बोल उसने वो ईंट प्रोफेसर किम के सिर में दे मारी। ये करते हुए वो बोल रहा था कि मुझे कम से कम एक मुंह तो चुप करना ही चाहिए। क्या बूढ़े के गुर्दे बेचे जा सकते हैं? वहीं प्रोफेसर किम जमीन पे पड़ा कराह रहा था। ली सांगमान बोलने लगा कि तुम्हारी स्मेल काफी बासी है, क्या ये तुम्हारी उम्र की वजह से है? फिर उसने अपने आदमियों से कहा कि झुंग को कॉल करो और इसे साफ कर दो, या फिर अगर तुम चाहो तो इसे उबाल कर खा भी सकते हो। उसे तब तक उबालना जब तक वो नरम ना हो जाए। तभी किम ने कट अनाउंस करते हुए कहा कि ये काफी ग्रेट था, चलो ये सीन फिर से करते हैं। वहीं वुजीन मन ही मन बोल रहा था कि वो ईंट मैंने जितना सोचा था उससे काफी हल्की थी, वो ऑलमोस्ट मेरे हाथ से उड़ने ही वाली थी। तभी प्रोफेसर किम का रोल कर रहा बंदा उससे इस सीन को फिर से करते वक्त करने के लिए कुछ चीजें रिकमेंड करने लगा। वुजीन को भी उसकी रिकमेंडेशन पसंद आई। वहां बैठा किम भी उन्हें ही देख रहा था। उसने उस बंदे को देख सोचा कि ये यूजुअली तो सीन्स के मामले में थोड़ा ग्रीडी होता है, लेकिन लगता है इस बार सर काफी एक्साइटेड है और वो वुजीन को रुकी की जगह एक एक्टर के तौर पे देख रहा है। वुजीन की एक्टिंग डेफिनेटली इंसेन थी। उसमें ऐसा दिख रहा था कि भले ही वो ड्रग एडिक्ट हो, लेकिन फिर भी उसकी जिंदा रहने की रैशनैलिटी उसकी इंस्टिंक्ट्स को ओवरकम करने की कोशिश कर रही थी। हम ये फील कर सकते हैं कि ली सांगमान अपनी मौत के करीब जाता जा रहा है। ऐसे ही शाम हो जाती है। सारे लोग अभी भी शूटिंग का सेट बनाने में लगे हुए थे। किम भी उन्हें क्या करना है उसके इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। उसने मन ही मन कहा कि अब फाइनली वो सीन आने वाला है जब ली सांगमान का अंत होगा। स्क्रिप्ट के मुताबिक ली सांगमान के प्रोफेसर किम को मारने के बाद जुंग ने उसे रास्ते से हटाने का डिसाइड कर लिया था। उसने ली सांगमान के राइट हैंड बंदे से हाथ मिला लिया जो कि ली सांगमान से परेशान हो चुका था। वो दोनों ही सीधा मुद्दे की बात पर आए और ली सांगमान से डोमेस्टिक मार्केट के बारे में बात करने जा पहुंचे। इससे पहले उन्होंने ली सांगमान को उसी जगह बुलाया जहां उसने प्रोफेसर किम को मारा था। तभी डायरेक्टर किम ने अनाउंस किया कि एक्शन। ली सांगमान अपना हाथ निकालकर बारिश की बूंदें फील करने लगा। उसके पीछे खड़े बंदे ने बताया कि झुंग यहाँ आ चुका है। फिर उसने कहा कि आप पहले से काफी पतले हो गए हैं। ली सांगमान ने पूछा कि अच्छा ऐसा क्या? फिर वो अपने आसपास नजर घुमाते हुए झुंग को ढूंढने लगा। उसने अपने बंदे से पूछा कि क्या झुंग चला गया है या वो कभी यहाँ आया ही नहीं था? उसके पीछे खड़े बंदे ने बताया कि वो कभी यहाँ आया ही नहीं था। आपने अब तक काफी मेहनत की है। ये सुन ली सांगमान समझ गया कि यहाँ क्या चल रहा है। वो उनकी बातों को बेतुकी बोल कहने लगा कि ये बहुत ही गंदा गुड बाय है। तभी उसके बंदे ने एक चाकू निकालकर उसके पेट में घोंप दिया। इससे ली सांगमान के मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन उसने वैसे ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि कमीने रुको मत और एक बार और मारो। ये सुन उसके सारे बंदों ने उस पर हमला कर दिया। ली सांगमान का खून चारों ओर फैल चुका था। वो एकदम बदतर हालत में जमीन पर पड़ा था। फिर उसने कराहते हुए एक इंजेक्शन पकड़ लिया। वो हंसते हुए उसे खुद के हाथ में इंजेक्ट करने लगा। ये देख उसके बंदे ने कहा कि ये कमीना नहीं सुधरेगा। वहीं ली सांगमान इंजेक्शन लगाते हुए हंसे जा रहा था। वो बोलने लगा कि ये बहुत ही अमेजिंग है। वहीं उसके पास ही बैठे क्योतारो और आकारी उसे ही देख रहे थे। क्योतारो मन ही मन बोल रहा था कि अच्छा हुआ हम इसे देखने खुद आए, ये वीडियो में देखने से बिल्कुल अलग है। इतना सोच उसने आकारी से पूछा कि अब तुम्हें इसे खुद से देखकर कैसा लग रहा है? आकारी ने कहा कि मैं तुम्हें ये बाद में बताऊंगी। फिर वो मन ही मन सोचने लगी कि मैं इसके एक नौसिखिया होने की वजह से थोड़ा चिंतित थी, लेकिन इसमें कोई भी कमी नहीं है। ऊपर से ये तो उसके भी बियॉन्ड है। यही मेरा आइडियल टाइप है। मुझे उम्मीद है कि ये उस द बिजार सैक्रिफाइस ऑफ अ स्ट्रेंजर के कियोशी नाम के कैरेक्टर का रोल एक्सेप्ट कर ले। ऐसे ही शूटिंग खत्म हो जाती है और सारे लोग एक दूसरे के काम की तारीफ करने लगते हैं। वहां खड़े लोग वुजीन के काम की तारीफ करते हुए उसके लिए तालियां बजा रहे थे। वुजीन ने भी उन्हें थैंक यू कहा। तभी चोई ने उसे आवाज लगाई। उसने फुसफुसाते हुए वुजीन से पूछा कि तुमने क्योतारो की स्क्रिप्ट ऑलरेडी पढ़ ली है राइट? वुजीन ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि अब मैं उसे दूसरी बार पढ़ रहा हूँ। तभी चोई ने उसे बताया कि क्योतारो अभी यहाँ है, उनके साथ राइटर आकारी भी है, चलो उन्हें ग्रीट करते हैं। ये सुन वुजीन सरप्राइज्ड होकर सोचने लगा कि क्या वो दोनों ही अभी यहाँ हैं? वो अंदर ही अंदर पैनिक कर रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए चोई से पूछा कि क्या वाकई में? चोई ने उसे हाँ में जवाब दिया और पहले ना बताने के लिए माफी मांगी। फिर उसने आगे बताया कि उन्होंने ऐसा करने को बोला था और मुझे भी लगा कि इससे तुम्हारी एक्टिंग में इंटरफियर होगा। वुजीन ने कहा कि कोई बात नहीं। उसका ऐसा रिएक्शन देख चोई बोलने लगा कि तुम्हारा रिएक्शन काफी बोरिंग है, क्या तुम नर्वस नहीं हो? तो क्या अब हम उनसे मिलने चले? वुजीन ने भी